हेलो एवरीवन। हम एक एक करके यूनियन बजट के सारे क्लॉजेस डिस्कस करेंगे जो जीएसटी के रिलेटेड चेंजेस के साथ डील करते हैं। सबसे पहले जीएसटी के रिलेटेड जो चेंजेस हैं सेक्शन क्लॉज 128 से लेके 144 के बीच में बताए गए हैं। टोटल 17 क्लॉजेज हैं जो डील करते हैं। उसमें से 15 क्लॉजेज सीजीएसटी के रिलेटेड एंड 143 एंड 144 जो क्लॉजेज हैं वो डील करते हैं आईजीएसटी के रिलेटेड चेंजेस के साथ। बात करें क्लॉज 128 की। क्लॉज 128 सेक्शन 10 में चेंज लेके आया है। सेक्शन 10 जो कि डील करता है कॉम्पोजिशन डीलर्स के साथ। कॉम्पोजिशन डीलर्स चाहे गुड्स के हों चाहे सर्विसेज के अंदर आ रहे हों, सेक्शन 10 उनसे डील करता है। प्रोविजंस में चेंज क्या लाया गया क्लॉज 128 के जरिए? अब कॉम्पोजिशन डीलर्स को अलाउ कर दिया कि आप गुड्स सप्लाई कर सकते हैं किसी ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो कि टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है। बिफोर दिस अमेंडमेंट एक कॉम्पोजिशन डीलर इनएलिजिबल था, या हम कहें कि वो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करना चाहता है तो उनको कॉम्पोजिशन से ऑप्ट आउट करना पड़ता था और रेगुलर स्कीम में आना पड़ता था। लेकिन इस चेंज होने के बाद अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स के साथ मतलब ई कॉमर्स के ऑपरेटर्स के थ्रू आप गुड्स सप्लाई कर पाएंगे, इवन दो सर्विसेज के लिए अभी भी रिस्ट्रिक्शन जारी रहेगी। जब हम इस प्रोविजंस की डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं सेक्शन 10 की, तो वहां पे लिखा हुआ है कि आप यानी कि ई कॉम्पोजिशन डीलर आपको किसी ऐसे इको के थ्रू अपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं करने हैं जो कि टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है। नाउ जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि कौन से इकोज हैं, कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको टीसीएस कलेक्ट करना है। टीसीएस की सेक्शन है, गवर्निंग सेक्शन है 52। सेक्शन 52 कहती है कि टीसीएस एक ऑपरेटर को तब कलेक्ट करना है जब उस पर्टिकुलर सर्विस के रिगार्डिंग, जहां उस पर्टिकुलर गुड्स जो इको ने सप्लाई किए हैं सप्लायर के बिहाफ पे, उसकी कंसिडरेशन इको कलेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। लेकिन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 52 में कहा कि अगर सेक्शन 95 में इको कवर है, चाहे वो कंसिडरेशन कलेक्ट क्यों ना कर रहा हो, उसको टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। सो मैं ये इम्प्लाई कर सकता हूँ या इससे ये इम्प्लीकेशंस निकल सकती हैं कि अमेंडमेंट आने के बाद तो अगर कोई इको टीसीएस के लिए लायबल है तब भी कॉम्पोजिशन वाले उसके थ्रू गुड सप्लाई कर पाएंगे, इवन दो द रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज इज स्टिल देयर। बट अगर इको टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल नहीं है तो इवन बिफोर द अमेंडमेंट देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन for composition dealers to supply goods or services through that eco. Okay. The amendment is yet to be notified. Now moving to clause 129. Clause 129 ने चेंज किया है हमारा सेकंड और थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2. नाउ इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए? सेक्शन 16(2) के सेकंड प्रोविजन में ऑप्शन डाल दिया कि आप आईटीसी रिवर्स करके भी अपना जो आपने आईटीसी अवेल कर लिया है, रॉन्गली अवेल कर लिया है ड्यू टू नॉन पेमेंट टू सप्लायर्स विद इन 180 डेज, देन उस आईटीसी को आप रिवर्स करने का ऑप्शन भी है। अर्लियर देयर वाज ओनली ऑप्शन टू पे दैट excess ITC only through adding it to output tax liability. However, after the amendment, the option of reversing ITC has also been allowed. Interest shall continue to be payable as per the provisions of section 15. Now section 50 के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए मैनर अब पहले प्रिस्क्राइब था, बट अब कह दिया कि रूल 88B डील करेगा, तो हमें रूल 88B की तरफ जाना पड़ेगा। नाउ मूविंग टू क्लॉज थर्ड प्रोविजन जो डील करता है सेक्शन थर्ड प्रोविजन के रिलेटेड चेंजेस, वो क्या है? अब कह दिया है कि पेमेंट शैल बी मेड टू द सप्लायर ओनली। इसके इम्प्लीकेशंस आप ये समझ सकते हैं कि अगर पेमेंट किसी और को हुई अदर देन द सप्लायर तो मेरा आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन करूं सेक्शन की या फिर प्रोविजन की, तो उसमें लिखा है पेमेंट शैल बी मेड टू द सप्लायर। थर्ड प्रोविजन कहता है कि आईटीसी विच इज रिवर्स्ड or which is added to output tax liability after non-payment to supplier within 180 days and thereafter you make a payment to the supplier, then you will be eligible to avail or re-avail that ITC
if you make payment to the supplier. Now, according to our views, that payment to the supplier should be interpreted liberally, and if we consider the cases covered under section 79, which deals with the provision of recovery. Suppose मेरे सप्लायर ने कोई टैक्स की पेमेंट में डिफॉल्ट किया था, डिपार्टमेंट ने उसको सेक्शन 73, 74 में नोटिस सर्व किया, लेकिन उसने डिमांड अभी तक पे नहीं करी है, डिमांड ऑर्डर आने के बाद उसने डिमांड पे नहीं करी है, तो डिपार्टमेंट के पास रिकवरी का ऑप्शन बचता है, जिसमें वन ऑफ द ऑप्शन डिपार्टमेंट के पास है कि वो किसी ऐसे मतलब उसके डेटर से रिकवरी कर सकते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट ने मेरे से पैसा मांग लिया, मेरे सप्लायर को जो मैंने ड्यू था, इस केस में क्या ये पेमेंट टू द सप्लायर माना जाएगा? अकॉर्डिंग टू आवर व्यूज, इट शैल बी कंसीडर्ड एज अ पेमेंट टू द सप्लायर ओनली. It should be interpreted liberally and not literally. Now moving to clause 130. Clause 130 ने explanation to section 17(3) में चेंज लेके आए. 17(3) डील करता है, वो प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी सप्लाईज को एग्जम्प्ट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2. 17 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई गुड्स या सर्विसेज मेरे बिजनेस के लिए जो कि सप्लाईज एग्जम्प्ट भी हैं और टैक्सेबल भी हैं, उनके लिए यूज होता है, तो मुझे कुछ प्रोपोर्शन आईटीसी का जो रिवर्स करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट यूटिलाइजेशन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एग्जम्प्ट सर्विसेज ऑल्सो. तो उस केस में रूल 42 और 43 एप्लीकेबल होता है. सेक्शन 17(3) बताता है हमें कि कौन कौन सी सप्लाईज हैं जिनको एग्जम्प्ट माना जाएगा, और वो कहता है कि एग्जम्प्ट सप्लाई शैल इंक्लूड आपकी वो वाली आउटवर्ड सप्लाईज जो आरसीएम के अंडर आ रही है, ठीक है. ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग विच इज लायबल टू जीएसटी. एंड एक्सप्लेनेशन कहती है कि शेड्यूल 3 की कोई भी एक्टिविटीज को एग्जम्प्ट सप्लाई में कंसीडर नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट पैरा 5. However, आफ्टर द अमेंडमेंट एक्सप्लेनेशन में चेंज करके क्या कहा गया कि शेड्यूल 3 की किसी भी एक्टिविटीज को एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17(2) एक्सेप्ट पैरा 5, यानी कि सेल ऑफ बिल्डिंग विच इज नॉट लायबल टू टैक्स, एंड सेल ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स विच आर सोल्ड बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. सो यानी कि जब ये क्लॉज नोटिफाई हो जाएगा, जब ये प्रोविजन नोटिफाई हो जाएगा, उसके बाद से जो भी वेयरहाउस गुड्स, जो भी बॉन्डेड वेयरहाउस में गुड्स पड़े थे, आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करने से पहले अगर उनकी सेल कर दी, तो वो भी आईटी रिवर्सल के लिए आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई का पार्ट बन जाएगा. नाउ अनदर चेंज जो क्लॉज 130 में लाया गया, वो लाया गया विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 17(5) एफए. 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एफए डील करता है आईटीसी ब्लॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू सीएसआर एक्सपेंसेस. If goods or services that are used or intended to be used for carrying out CSR activities, then ITC with respect to those goods and services will be blocked and covered under section 17 subsection 5. ये amendment prospective होगी and yet to be notified. अब CSR के ITC एलिजिबिलिटी या फिर एडमिसिबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ एडवांस रूलिंग्स थी जो कॉन्ट्राडिक्टरी थी और कह रही थी कि ITC नहीं मिलेगा. Since this notification or since this amendment is yet to be notified, we can say that ITC CSR activities का इस amendment से आने से पहले eligible होना चाहिए, और क्योंकि इसको 17(5) में कवर करके एक्सक्लूड किया गया है, ब्लॉक किया गया है, इसका मतलब ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 को फुलफिल कर रहा है, जो कहता है कि गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि CSR मेरे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो वो व्यू जीएसटी में बिल्कुल सही है. हाउएवर इनकम टैक्स कहता है कि उसको हम नहीं मानेंगे कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इसलिए आपको वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा. बट जीएसटी में वो 16 सबसेक्शन 1 की कंडीशंस फुलफिल करता है. हाउएवर अब से इस अमेंडमेंट के आने के बाद वो ब्लॉक क्रेडिट में चला जाएगा. नाउ मूविंग टू क्लॉज 131. क्लॉज 131 ने रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दी 1 जुलाई 2017 से सेक्शन 23 में, और कह दिया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 24, यानी कि जो सेक्शन 23 में बंदे कवर हैं
उनको थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी, और अगर वो सेक्शन 24 के किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर भी लेते हैं तब भी उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सेक्शन 23 में कौन कौन से कवर हुए हैं बंदे? कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाईज हो, कोई एग्रीकल्चरिस्ट हो जो कि इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए, एंड थर्ड जो नोटिफिकेशन नंबर 5 2017 के जरिए नोटिफाई किए गए हैं ऐसे पर्सन्स जो कि एक्सक्लूसिवली आरसीएम वाली सप्लाईज, जिनकी आउटवर्ड सप्लाईज एक्सक्लूसिवली आरसीएम बेस्ड हैं, उस केस में इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बिफोर दिस अमेंडमेंट सेक्शन 23 को समझा जाता था, इंटरप्रेट इस तरह से किया जाता था कि ये ओवरराइड कर रही है सेक्शन 22 को, बट सेक्शन 24 सेक्शन 23 को ओवरराइड कर रही है। इसका मतलब अगर कोई बंदा जो एग्जम्प्ट एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट में डील कर रहा है एंड उसने जीटीए की सर्विसेज ले ली, देन उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आ जाती थी। बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट it will be interpreted that section 23 will override both section 22 and section 24. So there would not be any requirement to obtain compulsory registration. Now moving to clause 132 and 135. These clauses deal with the limitation period with respect to filing of returns and statements. Now the return under section 37, that is GSTR1, under section 39, that is GSTR3B, under section 44, that is annual return along with the reconciliation statement, section 52 which deals with GSTR8, that is TCS return. Now इन returns के लिए जो maximum limit थी, time limit for filing, वो 3 साल कर दिया गया है. After 3 years, the assessee would not be eligible, the taxpayer would not be eligible to file those returns. However, GST में एक change लाया गया था recently, पिछले यूनियन बजट में, कि अगर आपने पिछले सालों की 3B या GSTR1 फाइल नहीं करी है तो आप सक्सीडिंग मंथ की GSTR1 या 3B फाइल नहीं कर सकते। सो इन केस अगर मेरे प्रीवियस पीरियड की 3B और 1 फाइल किए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं और अब मैं फाइल नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मुझे सब्सिक्वेंट रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू आवर व्यूज, you will be eligible to file subsequent period returns in case the 3 years has expired. However, अगर हम बात करें GSTR 3B की, तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट प्रॉपर ऑफिसर मेरी रिटर्न रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा अगर मैंने GST रिटर्न अपनी 6 महीने के लिए फाइल नहीं करता, और अगर मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूँ तो अगर मैंने CMP 08 3 क्वार्टर के लिए कॉन्सेक्यूटिवली फाइल नहीं करी हो तो कैंसिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 साल की लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न्स फाइल हो रही हैं उनके लिए स्पेसिफाई करना कहीं ना कहीं ये बियॉन्ड आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज अगर आपने प्रोविजंस डाल रखे हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देनी है किसी बंदे की अगर वो 6 महीने या 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए रिटर्न फाइल नहीं करता, तो 3 साल का टाइम अलाउ करने की कोई नेसेसिटी नहीं थी, which is creating more vagueness in the provisions. Moving to clause 136, इसने सेक्शन 54 में जो कि डील करता है रिफंड प्रोविजंस के साथ, उसमें से जो प्रोविजनल आईटीसी का कॉन्सेप्ट था उसको रिमूव कर दिया गया। सेक्शन 54 में एक रिफंड का सिनेरियो होता है जब मैंने एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को जो आईटीसी है उसका रिफंड मिल जाता है। डिपार्टमेंट ने आईटीसी पहले प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ करने के लिए प्रोविजंस बना रखे थे, हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई और GSTR 3B लाके उन्होंने जो हम आईटीसी डाल रहे हैं अपना उसी को फाइनल आईटीसी मान लिया है। इसलिए अब प्रोविजनल आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्योंकि खत्म हो गया है तो इसलिए रिफंड प्रोविजन से प्रोविजनल आईटीसी की जो एक स्पेसिफिक डील करता था सेक्शन 54 उसको भी हटा दिया गया है। Moving towards clause 137 which deals with section 56, that is interest on delayed refunds. पहले था अगर आपने 60 दिन के अंदर डिपार्टमेंट ने रिफंड नहीं प्रोसेस किया तो 60 दिन के अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा at the rate of 6% per annum. However, after this amendment, department or the government has taken the power to prescribe the manner in which the interest on delayed refunds is to be calculated along with certain restrictions and conditions that the government may specify considering the recommendations from the council. Now एक बड़ा important जो चेंज लाया गया है क्लॉज 138 के रिगार्डिंग लाया गया है।